हेलो नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अनुकंपा अध्ययन में। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जितने भी यूजीसी नेट हिंदी साहित्य से तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उन सभी से अनुरोध है कि आप इस चैनल से बने रहें ताकि आप सभी को इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलती रहें। और आपने देख चुके हैं इस वीडियो के थंबनेल में कि इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। तो इसमें हम देखने वाले हैं 18 जून 2024 का जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है वो क्वेश्चन पेपर। और ये जो हमारा सीरीज चल रहा है, आज से हमारा सीरीज शुरू हुआ है, तो हम पहले ही क्वेश्चन पेपर ले रहे हैं 18 जून का। उसके बाद जो आएगा हमारा दूसरा वीडियो में क्या आएगा, जो दिसंबर 2023 में क्वेश्चन एग्ज़ाम लिए गए हैं वो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे एक छोटी छोटी वीडियो में बनाने का, यानी हम 50 तक के प्रश्न एक वीडियो में करेंगे, यानी एक क्वेश्चन पेपर को हम 2 वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। इससे आप सभी अपना टेस्ट ले सकते हैं और इससे क्या होगा कि आप अपना एग्ज़ाम की जो तैयारी है, जितने भी समय बचे हैं उसमें अच्छे से तैयारी कर सकें। एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर को देखते हुए उसका एग्ज़ाम पैटर्न जो है पूछने का, उसके आधार पर, और इसमें आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। तो ध्यान रहे कॉपी और पेन लेकर बैठें ताकि आप कितना मार्क्स ला रहे हैं तो इससे आपको पता चल सके। जेआरएफ के लिए लगभग आपको 70% मार्क्स आपको अपने टेस्ट में जो सेल्फ टेस्ट ले रहे हैं उसमें आपको लाना है। लगभग 70% से अधिक मार्क्स आपको लाना है, तभी आपका जेआरएफ होने का संभावना बनी रहती है। तो कोशिश करें और क्वेश्चन पेपर के आधार पर जो हमारा हम करवा रहे हैं उसके आधार पर आप जो तैयारी कर रहे हैं घर पे अच्छे से कर पाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज जो हमारा है 18 जून का क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन क्या है, पर्वत समुद्र आगम बिच बीहड़ घन बंढाक किमी के भेठो कंत तुम ना मोही पाव ना पाख। यह काव्यांश जो है कवितांश जायसीकृत पद्मावत के नागवती वियोग खंड में किस मास के वर्णन के अंत में आया है। तो आपको पता होगा कि जो पद्मावत है इसमें नागवती वियोग खंड में 12 मासों का वर्णन किया गया है और 12 महीनों का वर्णन जो है उसमें विरह वर्णन किया गया है नागवती द्वारा। तो ये जो पंक्ति है ये किस मास में यानी किस महीने के अंत में आया है आपको पता करना है। सावन, अघन, भादो, आषाढ़। तो ये किस मास में गाया हुआ, किस मास में यानी किस महीने के अंतिम में गाया गया है, तो आपको बताना है। अगर आपने नागवती वियोग खंड संपूर्ण पढ़े होंगे तो इसका जल्दी से पता कर पाएंगे कि किस मास में गाया है, और मास में गाया है तो इसका अंतिम पंक्ति है। तो ये ध्यान भी रहे, इतने हार्ड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो देख सकते हैं कि कहाँ से प्रश्न पूछा गया है। इससे आप अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं, चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं नागवती वियोग खंड तो आप एक बार पढ़ लें शॉर्ट में पढ़ने का नहीं है। अगर आप एक बार पंक्तियों को ध्यान से देख लेते हैं तो जितनी भी कविताएं दी गई हैं उन सभी कविताओं को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक तरीक़ा से अगर आप देखें तो ये जो निर्धारित पाठ दिए गए हैं अगर आप उसे पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से तो लगभग आपका एग्ज़ाम, वैसे आप जो भी बच्चे तैयारी करते हैं उसे तो लगभग हिंदी साहित्य का ज्ञान रहता ही है। जो निर्धारित पाठ्य है वो हम लोग नहीं पढ़े होते हैं, क्योंकि वो तो इतने सारे रचनाएं दी गई है, रचना रचा गया है, उसमें कुछ जो निर्धारित पाठ दिए गए हैं इकाई 5 से लेकर 10 तक, आप उन्हें अच्छी तरह से पढ़ लें तो आपको लगभग 50-60% आपका कंफर्म रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 51 का, तो ये आपका आ जाएगा सावन मास का जो अंतिम महीना, सावन मास का जो महीना है उसका अंतिम में ये पंक्ति गाया गया है नागवती वियोग खंड में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कविता संग्रहों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो ये ध्यान रहे कि ये क्या है, आपको
पहले से बाद के क्रम में लगाना है। यानी सबसे पहला कौन आ जाएगा, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये रचनाएं कब रची गई है और किसकी रचनाएं हैं। तो देख लेते हैं। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये आ जाएगा आपका सुदामा पांडे का, और ये 1984 की रचना है। अगर आपको रचना काल पता है तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका पत्थर फेंकता हूँ, ये चंद्रकांत देवताले का है और ये 2010 की रचना है। तो ये तो ध्यान रहे कि ये सबसे अंतिम में आएगा। या उसके बाद आपका आ जाएगा क्या है, चांद की वर्तनी। तो इसका हमको नहीं पता चला, तो देख ले। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये आ जाएगा आपका मुक्तिबोध और ये 1964 की रचना है। नए इलाके, ये आ जाएगा अरुण कमल की रचना और ये 1996 की रचना है। तो सबसे पहला कौन आ रहा है आपका, चांद का मुंह टेढ़ा है। तो चांद का मुंह टेढ़ा अगर आप देख रहे हैं किस में है, तो 4 और 3 दोनों में है। उसके बाद कौन आ रहा है, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, सुदामा पांडे की रचना है। तो इसमें कौन आ रहा है, ए। तो डी के बाद ए, तो आपका 3 में दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहला आ जाएगा आपका चांद का मुंह टेढ़ा है, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, उसके बाद नए इलाके और चांद की वर्तनी, और लास्ट में आ जाए आपका पत्थर फेंकता हूँ। तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। और आप इसका जो रचना है और रचना काल और रचनाकार दोनों पता कर सकते हैं। नए इलाके, ये किसकी रचना है, अरुण कमल की। पत्थर फेंकता हूँ, ये आ जाएगा आपका चंद्रकांत देवताले। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये आ जाएगा सुदामा पांडे। और चांद का मुंह टेढ़ा है, ये आ जाएगा आपका मुक्तिबोध। इनकी जो है ये हमको नहीं मिला है, तो आप अगर आप सभी को किसी को पता है तो ये आप कमेंट में लिख सकते हैं, चांद की वर्तनी और इसका रचनाकाल और इसका रचनाकार दोनों। तो चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन 13वीं सदी के प्रमुख काव्य शास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन 13वीं सदी के काव्य शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध है। यानी कौन सा आचार्य थे जो 13वीं सदी के आचार्य थे। जगन्नाथ, कुंतक, मम्मट, जयदेव। तो एक बार आप काव्य शास्त्रीय जो पाश्चात्य नहीं, पाश्चात्य और भारतीय काव्य शास्त्रीय दोनों के जितने भी विचारक हैं, आचार्य विचारक, उनकी जन्मकाल, उनकी जो रचनाएं हैं, इन्हें आप एक बार देख कर जाएं, एक बार देख लें एग्ज़ाम से पहले। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 13वीं सदी का जो रचना प्रसिद्ध रचनाकार हैं यानी आचार्य हैं, ये हो जाएगा आपका जयदेव। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति कविता की इन पंक्तियों को कविता में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो सरोज स्मृति जो कविता है ये किसकी कविता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो ये निराला जी की पंक्ति है और निराला जी की कविता है। अपनी पुत्री सरोज के निधन में ये कविता लिखी है और ये लंबी कविता में आता है और ये एक शोक कविता के रूप में भी माना जाता है। सबसे पहला शोक कविता। तो इसको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो पंक्ति आई है उसको क्रम में लगाना है। सबसे पहले कौन सा पंक्ति आया है, उसके बाद कौन सा आया है। तो सबसे पहले आपका कौन सा आ जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3। धन्य में पिता निरर्थक था, उसके बाद आ जाएगा मैं कभी हूँ पाया है प्रकाश, और उसके बाद ई नंबर सबसे पहले तेरा वह जीवन सिंधु तरन, ये आपका सबसे पहले आ जाएगा। और उसके बाद आ जाएगा मैं कभी हूँ पाया है प्रकाश, उसके बाद डी आ जाएगा धन्य में पिता निरर्थक था, उसके बाद बी और भी फलित होगी यह छवि, और लास्ट में आ जाएगा आपका सी दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज तक नहीं कही। इससे ये कविता समाप्त होती है। तो लास्ट में जो पंक्ति है वो भी पूछ ली गई है। तो ये अगर आपको पता होता कि सबसे लास्ट में कौन था तो आप इसे भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ सारे दिया हुआ है सी, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये भी थोड़ा मुश्किल वाली थी। तो चलते हैं आगे।
एग्ज़ामिनर बहुत समझदारी के साथ क्वेश्चन बनाते हैं ताकि बच्चे एकदम नहीं से नहीं कर पाएँ, ऐसे सोचकर शायद। अगला प्रश्न है, राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। यह संवाद किस नाटक और किस चरित्र का है? तो ये बताना है आपको। नाटक और चरित्र के सही युग्म का चयन कीजिए। यहाँ नाटक दिया गया है और युग्म दिया गया, चरित्र दिया गया है। आषाढ़ का एक दिन, प्रियंगु। चंद्रगुप्त राक्षस का, स्कंदगुप्त से बंधु वर्मा का, महाभोज से दास साहब का। तो किस नाटक से और किस चरित्र का ये कथन है? 55 का। तो 55 का आपका सही हो जाएगा ए नंबर। आषाढ़ का एक दिन, प्रियंगु, यानी ये जो प्रिय राजकुमारी जो थी वो मल्लिका से कहती है कि राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। जब वो गांव आती है, यानी कालिदास जहाँ रहते थे, जहाँ उसका जन्म हुआ, और वहाँ मल्लिका रहती है, उनसे मिलने आई थी कि ऐसा क्या है वहाँ जो कालिदास उसे भूल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ आकर प्रियंगु मंजरी मल्लिका से यह पंक्ति कहती है जब उसके घर आई थी मिलने। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो सूची 1 में क्या है? निबंध, और सूची 2 में आपका निबंधकार दिया गया है। तो निबंध और निबंधकार से सुमिलित करना है। तो कौन सा जो है सुमिलित विकल्प में है आपको बताना है। 56 का। तो 56 का सही विकल्प हो जाएगा आपका 4, यानी गवई गांव की गंध, ये हो जाएगा आपका विवेकी राय का निबंध। यथासंभव, ये हो जाएगा आपका शरद जोशी का। शिखरों के सेतु, ये हो जाएगा आपका शिव प्रसाद सिंह। वे और होंगे जो मारे जाएंगे, ये हो जाएगा आपका रघुवीर सहाय का निबंध। अगला प्रश्न, ये भी आपको सुमिलित करना है। और इसमें क्या है? विशेषण और विशेषण के प्रकार, यानी ये भाषा से संबंधित है, यानी इकाई 1 से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 57 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसमें आप इसको ध्यान ना दें। इसमें जो लगाया, जो एग्ज़ाम देने गए थे, तो उसने इसी में लगाकर देखने का प्रयास, क्योंकि ये भी ठीक तरीका है। क्वेश्चन पेपर अगर है आपके पास तो आप उसमें देख कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो देखें कितने विद्यार्थी हैं जो सही लगाए हैं। तो इसका सही 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अच्छा का क्या हो जाएगा? ये गुणवाचक विशेषण है। सबा, ये हो जाएगा आपका परिणामवाचक। कुछ, ये हो जाएगा आपका संख्यावाचक। वह, ये हो जाएगा आपका सर्वनामिक विशेषण। तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा क्या है, ये गुणवाचक विशेषण है। सवा जो है वो आपका हो जाएगा परिणाम विशेषण। कुछ, ये हो जाएगा संख्या वाचक विशेषण। वह, ये हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 1। अगला प्रश्न है, महात्मा ज्योतिबा फूले ने लड़कियों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल कब खोला था? 1827 में, 1848, 1873, 1890। आपको बताना है 58 का। तो 58 का सही विकल्प हो जाएगा आपका 2, 1848 ईस्वी में। और कौन सा स्कूल खोला था? महाराष्ट्र के पुणे में बालिका विद्यालय नाम से 1 जनवरी 1848 में खोला था। तो ये ध्यान रखें, स्कूल का नाम क्या था? बालिका विद्यालय। और ये कहाँ खोला गया था? महाराष्ट्र के पुणे में।
अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो ये जितने भी निबंध दिए गए हैं ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है और इसको प्रकाशन वर्ष के आधार पर, तो देखिए निबंध से आपका लगभग 2 प्रश्न पूछ चुका है। ये जितने भी हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं, रचना है सॉरी। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना देख लेते हैं। कविता कलाप ये कब की रचना है? ये 1909 की रचना है। कुमार संभव ये कब की रचना है? 1902 की रचना है। लेखांजलि इसका नहीं पता है तो देख लेते हैं। रसक के रंजन 1920 की रचना है। कालिदास की निरंकुशता ये हो जाएगा 1912 की रचना। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा आपका? कविता या कुमार संभव? तो इसका सबसे पहले आ जाएगा आपका कुमार संभव। तो इसका सही विकल्प किस में दिख रहा है? 2 में। सबसे पहले कुमार संभव, उसके बाद कविता कलाप और उसके बाद कालिदास की निरंकुशता, उसके बाद आ जाएगा आपका रसज्ञ रंजन और लास्ट में आ जाएगा रेखांजलि। ये लास्ट की रचना है तो ये ध्यान रहे। तो देख सकते हैं इनकी रचना कविता कलाप का कब हो जाएगा? 1909 की रचना है। कुमार संभव 1902 की, कालिदास की निरंकुशता 1912, रसज्ञ रंजन ये 1920 की रचना है। और ये सारी रचना किसके हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो ये ध्यान रहे। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद के संबंध में इनमें से कौन से कथन नामवर सिंह के हैं? तो अगर आपने नामवर सिंह की रचना पढ़ी होंगे तो उसने प्रयोगवाद के संबंध में क्या कहे हैं उनके कथन को पता करना है। तो 60 का क्या हो जाएगा तो देख लेते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 2, A, C और D। A, C और D इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं नामवर सिंह ने क्या कहा है प्रयोग के बाद में। तो पहला है प्रयोगशीलता व्यक्तिगत अन्वेषण की वस्तु है। तो ये इसमें एक मतलब कूट देकर पूछ लिया गया है, कभी ऐसे ही पूछ लिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि ये प्रयोगवाद के संबंध में किसका कथन है। प्रयोगशीलता जो है व्यक्तिगत अन्वेषण की वस्तु है। C नंबर है कुल मिलाकर यह चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। और D है आरंभिक व्यक्तिवादी प्रयोगवाद ने प्रतिरोध और युत्सुभाव का नारा दिया है। तो ये तीनों जो है आपका नामवर सिंह के कथन हो जाएगा प्रयोग के बाद के संबंध में। अगला प्रश्न है असाध्य बिना कविता में वर्णित प्रियबंध के नीरव एकालाप में आए संबंधनों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो अगर आपने असाध्य बिना जो कविता से पूछा गया है और ये आपका इकाई 5 से पूछा गया प्रश्न है। और असाध्य बिना किसका रचना है? अज्ञे जी की रचना है। और इसमें जो प्रियवध है ये बिना को संबोधित करते हुए तो सबसे पहले किस शब्द से संबोधित किया है उसको क्रम में लगाना है। 61 का बताना है आपको। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 4। सबसे पहला कौन आ जाएगा? ओ विशाल तरु, ओ दीर्घकाय, उसके बाद ओ स्वर संभार और उसके बाद ओ रस प्लावन और लास्ट में आ जाएगा ओ शरण। तो ये चीज़ों से संबोधित किया है और इसमें क्या करना है पहले से बाद के क्रम में। तो सबसे पहला कौन आ जाता है आपका? ओ विशाल तरु, ओ दीर्घकाय, ओ स्वर संभार, उसके बाद ओ रस प्लावन, ओ शरण्य। तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। तो देख सकते हैं किस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो अगर आप कविताओं को समय मिले तो कविताओं को एक बार देख लें। और कविता इस बार जो है कविता से अधिकतर प्रश्न पूछे गए हैं और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे गए हैं वो इकाई 2 से पूछे गए हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। अगर आप इसमें देख सकते हैं तो आप इसमें खोज के पता कर सकते हैं। ये आपका आ जाएगा कविता। उपन्यास जितने भी आपका गद्य की विधाएँ हैं यानी जो निर्धारित पाठ दिए गए हैं इकाई 5 से लेकर 10 तक, इससे तो लगभग 8-10 प्रश्न पूछ ही लेते हैं। और कविता से ज़्यादा लगभग 14-15 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कविताओं को ध्यान से देख लगे एक बार करके, अगर पढ़ने का समय मिले तो पढ़ लें। निम्न में से किस आलोचना पुस्तकों के लेखक मुक्तिबोध हैं? तो इनमें से किस पुस्तक के लेखक
यानी ये जितने भी पुस्तक हैं ये आलोचना पुस्तक है और इनके जो इनमें से कौन से रचना का लेखक मुक्तिबोध है। 62 का आपको सही बताना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका 3 ADE, AD और E। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कामायनी एक पुनर्विचार। तो ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? मुक्तिबोध की रचना है। अगला प्रश्न है, फिर विकल है प्राण मेरे, यह गीत महादेवी वर्मा की किस पुस्तक में पहली बार संकलित हुआ है? तो ये बताना है कि ये जो गीत है किस पुस्तक में पहली बार संकलित हुआ है। निहार में, रश्मि, नीरजा, सांधी गीत और ये जितने भी हैं देख लीजिए, ये महादेवी वर्मा की रचना है, पुस्तक है। तो 63 का सही आंसर क्या हो जाएगा? D 4 सांधी गीत में पहली बार संकलित हुआ था। फिर विकल है प्राण मेरे। अमृतसर में अनजान लड़की से क्या तेरी कुमड़ाई हो गई, इस सवाल पूछते वक्त लहना सिंह की आयु क्या थी? आपको बताना है। लहना सिंह की आयु कितनी थी? 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 9 वर्ष। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 3। 12 वर्ष आए थे लहना सिंह के और लड़की के कितने वर्ष के आए थे? तो वो 8 वर्ष की लड़की थी। तो ये भी ध्यान रखें। अगली बार क्या कि लड़की का पूछ लिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के विभिन्न गीतों के ऊपर शैली राग का नाम दिया गया है, निम्न में से किन किन का प्रयोग इस नाटक में है? भारत दुर्दशा नाटक में किन किन शैली का प्रयोग किया गया है? राग जय जयवंती, राग रामकली, लावनी, राग चैती गौरी, राग काफी। तो 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा 3। तो देख लेते 3 में क्या है? BCE, BC और E, यानी राग रामकली, लावनी और राग काफी, ये तीनों भारत दुर्दशा नाटक के विभिन्न गीतों में शैली या राग के नाम दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर तुलसीराम को छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ही खींचने वाले 3 लोग थे, यानी खींचने उसको उधर लेकर जाने माने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ लेकर जाने वाले 3 लोग कौन कौन थे? ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये किससे है? ये आपका हो जाएगा तुलसीराम को छोटी उम्र में ही अंतर्राष्ट्रीय, तो ये किसकी रचना, मतलब किस विधा की रचना है, यानी आपकी किसी काय से पूछा गया है? तो ये उपन्यास से पूछा गया है और उपन्यास से नहीं, ये आपका अन्य विधा से यानी काई 10 से पूछा गया प्रश्न है। तुलसीराम का जो आत्मकथा है मूर्तिहा, इससे क्वेश्चन ये सवाल पूछा गया है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 मुन्नर, सोनई और जेदी, ये तीनों ने उसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ मतलब इसे खींचा है। अगला प्रश्न है, भूल गलती कविता में कैदी के रूप में दरबार में लाए गए व्यक्ति के बारे में आई इन पंक्तियों को पहले से बात के क्रम में लगाना है। तो भूल गलती अगर आपने कविता पढ़ी होंगी तो तुरंत लगा देंगे। कैदी के रूप में दरबार में लाए गए व्यक्ति के बारे में आई पंक्तियों को क्रम में लगाना है। तो 67 का क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 3। सबसे पहला कौन आ जाएगा? बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता। दूसरा आ जाएगा नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त। तीसरा आ जाएगा आपका ए समूचे जिस्म पर लत्तर।
उसके बाद ई वह कैद कर लाया गया ईमान, और लास्ट में आ जाएगा पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद। आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सुमिलित से संबंधित है। लेखक और यात्रा वृत्तांत दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा इकाई 2 से पूछा गया प्रश्न है। गोविंद मिश्र, ये किसकी रचना हो जाएगा? 68 का देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3, गोविंद मिश्र। ये हो जाएगा दरख्तों के पार। रामशरण मिश्र का कौन सा हो जाएगा? अपनों के पास अपनों से दूर। धर्मवीर भारती का ये हो जाएगा यात्रा चक्र। और लास्ट में रमेश चंद्र साहा, इसका हो जाएगा बहुवचन। तो इसका सही विकल्प 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है सतपुड़ा के जंगल कविता में किस वाद्य यंत्र का उल्लेख हुआ है? तो सतपुड़ा के जंगल कविता आपने देखे हैं, सॉरी पढ़े होंगे। तो इसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ढोल। अगला प्रश्न है मानस का हंस के अनुसार उपन्यास के अंतिम अंश में तुलसीदास विनय पत्रिका के किस छंद को अंतिम छंद कहते हुए उसे गाने लगते हैं? तो मानस का हंस तो उपन्यास अगर आपने पढ़े होंगे अमृतलाल नागर से, तो इसका सबसे अंतिम छंद कौन सा है जिसे गाने लगते हैं? तो 70 का आपका हो जाएगा 2, मारुति मन रुचि भरत की लखही लसन कहीं है। तो ये पंक्ति वो गाने लगते हैं। अगला रचना क्वेश्चन है जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही, जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। यह कथन किसका है? शिव प्रसाद सिंह का, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये बहुत अच्छी पंक्ति है, कथन है। और किसके बारे में कहा गया? तो भाषा के संबंध में कहा गया है। तो 71 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका 3 रामचंद्र शुक्ल का कथन है। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही, जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। तो ये आपका क्या किसका हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित और संपादित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमिलित करना है, यानी क्रम में पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो 72 का आपका सही आंसर हो जाएगा 4। सबसे पहला आ जाएगा गोस्वामी तुलसीदास, दूसरा आ जाएगा आपका जयसी ग्रंथावली, और डी नंबर आ जाएगा भ्रमर गीत सार, ई आ जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास, और लास्ट में आ जाएगा रस्म मानसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है बिना दुख के सब निसार, बिना आंसू के जीवन भार, दिन दुर्बल है रे संसार, इसी से दया क्षमा ओ प्यार। यह कवितांश किस कवि द्वारा रचित है? ये आपको पंक्ति दी गई है और ये किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन। किसका हो जाएगा? 73 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है भारतीय काव्यशास्त्र से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो भारतीय काव्यशास्त्र का जो रचना है वो सबसे पहले तो हमने पहले ही कहा कि अगर उनकी जो काव्यशास्त्र पाश्चात्य काव्यशास्त्र है और भारतीय काव्यशास्त्र है, उनकी रचना और रचनाकारों को एक बार देख लें, आचार्य विचारक को और उनकी रचनाओं को। तो 74 का देख लेते हैं रस गंगाधर, ये किसकी रचना है? जगन्नाथ का, और ये एक तो ये रस गंगाधर ये किसकी रचना है? जगन्नाथ की, और ये 17वीं सदी की रचना है। काव्य प्रकाश ये हो जाएगा 11वीं सदी मम्मट की रचना। काव्य अलंकार ये हो जाएगा 6वीं सदी, और ये किसकी है? भामा की रचना है। ध्वन्यालोक ये 9वीं सदी की आनंदवर्धन, ध्वन्यालोक 9वीं सदी आनंदवर्धन की रचना है। और साहित्य दर्पण ये हो जाएगा 14वीं सदी विश्वनाथ की। तो सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले काव्य अलंकार
सी नंबर किस में दिख रहा है, तो इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, तो 74 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सबसे पहला आ जाएगा काव्य अलंकार, उसके बाद आ जाएगा ध्वन्यालोक और काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण और लास्ट में आ जाएगा आपका रस गंगाधर। तो काव्य शास्त्र का एक बात आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो रचना और रचना काल का प्रकाशन वर्ष और जन्म वर्ष सेम चीज़ होती है, उसमें आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप जो भी रचनाकार को याद करें तो उनकी रचना को भी उसी काल में उसको रखा गया है। ये बहुत अच्छी बात है और ये आसान होता है याद करना, क्योंकि इसमें दो चीज़ें याद नहीं करनी होती, एक ही में हो जाएगा। अगला है आपनो पौ आप ही बिसरो, जैसे सुनहा कांच मंदिर में भरमत भूखी मरो। कबीर की उपयुक्त पंक्तियों में सुनहा शब्द का उचित अर्थ क्या है। ये पंक्ति का अर्थ बताना है। ये पंक्ति में जो सुनहा है उसका अर्थ बताना है। सोनार स्थान का नाम, कुत्ता, साड़। तो इसमें कहा गया है कि आपनो आप ही बिसरो, जैसे सुनहा कांच मंदिर में भरमत भूखे मरो। यानी सुनहा का अर्थ बताया गया है कुत्ता। इसमें कहा गया है इस पंक्ति में कि जैसे कुत्ता कांच में देखकर खुद भौंक भौंक कर मर जाता है, भ्रम होकर कि एक कांच में दिखता है आईना में वो कोई और कुत्ता है और उसे वो भौंकते भौंकते मर जाता है, इसमें कहा जाता है। तो उसमें सुनहा का अर्थ क्या हो गया, कुत्ता। अगला प्रश्न है शेखर एक जीवनी के अनुसार शेखर द्वारा बनाई गई समिति एंटीगोनम क्लब के प्रमुख सदस्य थे। तो कौन थे एंटीगोनम क्लब के सदस्य। तो 76 का आपका सही आंसर हो जाएगा 4 बी डी और ई, यानी सदाशिव, राघवन और देवदास। ये आपका हो जाएगा एंटीगोनम क्लब के प्रमुख सदस्य। अगला प्रश्न है जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी ठीक वैसा ही होता है। जातियों की क्षमता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो उनके साहित्य रूपी आईने ही में मिल सकती है। यह कथन किस लेखक का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, प्रेमचंद्र। तो 77 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। अगला प्रश्न है एक साहित्यक की डायरी के अध्याय कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी के एक पात्र यशराज की शैक्षिक योग्यता क्या थी। आपने अगर एक साहित्यक की डायरी पढ़े होंगे तो इसमें कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक जो अध्याय है उसमें एक पात्र है, कौन, यशराज, उसका शैक्षणिक योग्यता बताना है। तो देख सकते हैं कि आप कितनी अंदर डीप से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने साहित्य की डायरी 2 से 3 बार पढ़े होंगे तभी आपको यशराज की शैक्षणिक योग्यता पता होगी। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 78 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 BSc, BTech और LLB। ये तीनों शैक्षणिक योग्यता थी, यानी ये तीनों डिग्री थी उनके पास। अगला प्रश्न है अकाल और उसके बाद कविता में आए जीवों वस्तुओं को कविता में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो अकाल और उसके बाद जो 8 पंक्ति की कविता है नागार्जुन की, उसमें कौन कौन से जो जीव हैं उसको क्रम में लगाना है। तो 79 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। सबसे पहला आता है चक्की, उसके बाद आता है कुतिया, उसके बाद आता है छिपकली और उसके बाद आता है चूहा और लास्ट में आता है कोई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित चरित्रों को तत्संबंधी नाटकों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो ये प्रश्न पूछने का नया ढंग है जो 2 बार से पूछ रहा है। दिसंबर 2023 में भी इसी तरह का प्रश्न पूछा गया था और वो उपन्यास से पूछा गया था। ये आपका आ जाएगा नाटक से पूछ लिया गया है। उसमें पात्र दे दिया गया है और ये बताना है कि ये पात्र किस नाटक का है और उस नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इस आधार पर इसको लगाना है। तो देख लेते हैं 80 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 4। सबसे पहला आ जाएगा आपका नारायण दास जो कि अंधेर नगरी नाटक है भरतेंदु जी का, उससे। और दूसरा आ जाएगा आपका ए अलका, ये किसकी रचना है, अलका आपका आ जाएगा
अलका। उसके बाद आ जाएगा आपका अनुनासिक, और उसके बाद आ जाता है आपका बी अशोक, और लास्ट में आ जाता है लोचन बाबू। तो ये आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। समय बहुत हो गया है, इतने अभी हमने 20 तक ही प्रश्न किए हैं, 20 बोलते हैं 30 तक ही प्रश्न किए हैं, और इतना टाइम हो गया है तो जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे। तमस उपन्यास के अनुसार फेरी वाले इत्रपुरुष पर हमला कर उसे घायल करने वाले पात्र का नाम क्या है? तो फेरी वाले को जो घायल कर देता है उस पात्र का नाम क्या है? क्यासी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रणवीर। ये है जो तमस उपन्यास के अनुसार फेरी वाले इत्रपुरुष पर हमला कर उसे घायल कर देता है। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के विभिन्न प्रकरणों के शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो इसमें जो शीर्षक दिए गए हैं उसको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो आपने अगर इसका शीर्षक देखे होंगे, अगर ये पढ़े होंगे तो ये भी आप लगा सकते हैं आसानी से। 82 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 सबसे पहला कौन आ जाएगा? प्राचीन भारत और बाह्य विश्व। उसके बाद आ जाता है भक्ति आंदोलन और इस्लाम। लास्ट में उसके बाद आ जाएगा तीसरा नंबर उर्दू का जन्म, और उसका बाद जाएगा शिक्षा में क्रांति, और लास्ट में आ जाएगा भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चरित्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो इसमें भी वही पूछ लिया गया है, उपन्यास पात्र दे दिए गए हैं। उपन्यास तो ये आपका 2023 में जो दिसंबर 2023 में पूछा गया, तो इसी तरह का प्रश्न पूछा गया था सिर्फ उपन्यास से। इसमें नाटक और उपन्यास दोनों पूछ लिए गए हैं। तो 83 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 सबसे पहला आ जाएगा डी प्यारू, उसके बाद सोमराज साहनी, रूपन बाबू, उसके बाद आ जाएगा आपका प्रतापी, और लास्ट में आ जाएगा काशी साहा। आप उसका उपन्यास पता कर लें और प्रकाशन वर्ष भी पता करके रखें, जानकर रखें, तो आपके लिए अच्छा होगा। हमारा थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है तो हम इसे फटाफट करने का प्रयास करेंगे। इसमें दिया गया है जिंदगी नामा उपन्यास में आए इन गीतों यानी मुखड़ों को उपन्यास में आने के अनुसार पहले, ये जो क्रम में है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्रम में लगाओ, क्रम में लगाओ, क्रम में लगाओ। तो क्रम जितने भी हैं चीज़ों को अगर दिया रहता है तो आप उसे ध्यान से देख लें। तो इसमें गीतों को क्रम में लगाना है। अब जिंदगी नामा उपन्यास है, इतनी बड़ी उपन्यास, उसमें गीत कितने सारे गीते दिए गए हैं। अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो ज़रूर उसका पता आंसर सही लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहला ही हो जाएगा, सबसे पहला आ जाएगा अव्वल महद खुदा दा बीरज कीजे सी। लास्ट में जो लास्ट वाला आ जाएगा उसके बाद आ जाएगा बी, डी और ए। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा लंबा प्रश्न है ये, और थोड़ा ये नहीं हो रहा है, छोटा नहीं हो रहा है। बकरी नाटक के इन गीतों को नाटक में आने के क्रम से पहले के, तो इसमें भी आपको अगर बकरी नाटक पढ़े हैं तो सबसे पहला आपको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो यहाँ विकल्प देख लेते हैं, विकल्प दिख रहा है आपको 85 का, आपका नीचे विकल्प दिख रहा होगा, तो सही विकल्प लगाए 85 का। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका दूसरा। सबसे पहला आ जाएगा सी वंदना, उसके बाद आ जाता है युगल गीत, और उसके बाद डंडा गीत, उसके बाद आ जाएगा पूजा गीत, और लास्ट में आ जाएगा समूह गान। ये सुमिलित से संबंधित है, कथन है और कहानी दिया गया है। तो कौन सा कथन किस कहानी का है? 86 का देख लेते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 3, मारो मत धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है? तो ये आपका आ जाएगा तीसरी कसम, जो गाड़ीवान में जो नर्तकी रहती है वो उसका कहना है। उसके बाद आ जाता है बी का 4, चलो ठीक है कोई चूड़ियाँ बुड़ियाँ हो तो वह भी पहन लो। ये हो जाएगा आपका चीफ की दावत, मैं अनुचर हूँ वरुण देव की शपथ, मैं विश्वघात ना करूँगा। ये हो जाएगा आपका आकाशदीप, और लास्ट में जो आ जाएगा वो आँख मूंदे सोच रही थी ये परिंदे। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं में आए चरित्र। 87 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, बी प्रताप नारायण,
उसके बाद आ जाएगा डी सूर्यसती और लास्ट में आ जाएगा राधा। ये आ जाएगा आपका क्या भूलूं क्या याद करूं चरित्र। अगला प्रश्न है, इनमें से किस जैन आचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ नाम से भी जाना जाता है? प्रभाचंद्र, हेमचंद्र, विद्यानंद, हरिभद्र। तो 88 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नया नाम दिया है और किसके संबंध में? तो ये आपका हो जाएगा हेमचंद्र के संबंध में। अगला प्रश्न, सूची और एक को सूची 2 से यानी पाश्चात्य काव्यशास्त्र संबंधी कृतियाँ दिया है और पाश्चात्य काव्यशास्त्री दिया है। तो कौन सा कृति जो है किस आचार्य का है, विचारक का है? लिटरेरिया बायोग्राफिया। तो देख लेते हैं, 89 का आपका सही आंसर हो जाएगा 4। लिटरेरिया बायोग्राफिया ये हो जाएगा आपका कॉलरिज। द रेटोरिक्स ये हो जाएगा आपका अरस्तु की। द लिरिकल बैलड्स ये हो जाएगा आपका वर्ड्सवर्थ। प्रैक्टिकल क्रिटिज्म ये हो जाएगा आपका रिचर्ड की रचना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बांगरू बोली का क्षेत्र माना जाता है? तो ये आपका भाषा से संबंधित हो जाएगा। तो बांगरू बोली का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा 90 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिसार। अगला प्रश्न 91 सूची 1 यानी कहानीकार दिया गया है और कहानी, तो किस कहानीकार का कौन सा कहानी है आपको लगाना है 91 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। राजेंद्र यादव अपने पार अज्ञेय की कहानी कौन सा हो जाएगा? जिज्ञासा। जयशंकर प्रसाद चित्र लिखे पत्थर और माधव सप्रे की रचना कौन सी हो जाएगा? एक पथिक का स्वप्न। अगला प्रश्न है, पंक्ति दी गई, चकित चकता चौकी चौकी उठे बार बार दिल्ली दहसती चिते चाहे कर सती है। तो ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति किस कवि की है? तो 92 का आपका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 भूषण का। अगला प्रश्न, एक साहित्य की डायरी के अध्यायों के शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो ये एक जो था संस्कृति के 4 अध्याय, इनका आपको शीर्षक को लगाना था और इसमें साहित्य की डायरी को भी लगाना है। तो 93 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहला आ जाएगा तीसरा क्षण, उसके बाद आ जाएगा डबरी पर सूरज का बिंब, उसके बाद आ जाएगा नए की जन्म कुंडली और उसके बाद वीरकर और लास्ट में आ जाएगा विशिष्ट और अद्वितीय। अगला प्रश्न है 94 छायावाद के संबंध में निम्न इनमें से कौन सा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है? तो छायावाद के संबंध में आपको बताना है। तो 94 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 ए, सी और ई। छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे काव्य शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं। तो ये हो जाएगा आपका। और छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला वहाँ तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा। तो ये हो जाएगा 1। और छायावाद के पहले नए मार्मिक विषयों की ओर हिंदी कविता प्रवृत्ति होती आ रही थी। तो इसका ये हो जाएगा। तो ये तीनों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन हो जाएगा छायावाद के संबंध में। तो हम 95 तक यानी 45 प्रश्न करेंगे। उसमें आपको पता होगा कि 10 जो है वो बोध से संबंधित प्रश्न होता है, यानी वो हमको बाद में करेंगे उसको। 10 का अगर समय मिले तो हम उसे करवा देंगे, जो कि वो इतना हार्ड नहीं होता है। आपको पढ़ के उसका उसी में उसका आंसर छुपा रहता है, तो उसे नहीं करेंगे। तो हम 90 प्रश्नों को ही करेंगे। तो आज हम 45 प्रश्नों को करेंगे, कल आपको 45 प्रश्न मिल जाएंगे। उसके बाद हम दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो देख लेते हैं आज हम 95 तक का, उसके बाद 45 क्वेश्चन बचे रहेंगे, उसको करेंगे। निम्नलिखित उपन्यासों को उसके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो चित्रलेखा का प्रकाशन वर्ष क्या है 1936। उसके बाद आ जाएगा राम रहीम। तो राम रहीम ये हो जाएगा, सॉरी, चित्रलेखा जो चित्र ये 1934 की रचना है और राम रहीम ये 1936 की। विराटा की पद्मनी ये हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा 1936 की रचना। विस्मृति के गर्भ में ये हो जाएगा राहुल सांस्कृत्यायन की रचना है और ये 1923 की रचना है।
चित्रलेखा और राम रहीम ये दोनों जो है वो राधिका रमन प्रसाद सिंह की रचना है। विराटा की पद्मिनी ये भी राधिका रमन प्रसाद की रचना है। अलका ये निराला की रचना है, ये 1933 की रचना है। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? तो इसका सही आंसर 95 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। सबसे पहला आ जाएगा डी, जो कि विस्मृति के गर्भ में, ये 1923 की रचना सबसे पहला। तो आप ये देख सकते हैं जितनी भी रचनाएं हमने बताए, इसका प्रकाशन वर्ष और इनके रचनाकार भी बताएं। तो हम यहाँ तक वीडियो को स्टॉप करना चाहेंगे और आगे हम मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।